पीएम मोदी ने एक बार फिर ऐसा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है जिससे पूरा विपक्ष हिल गया। विपक्ष के लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। विपक्ष के लोग राहुल गांधी के भरोसे हैं, लेकिन राहुल गांधी की रणनीति पीएम मोदी की रणनीति के आगे नहीं टिक रही, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि चुनाव दर चुनाव कांग्रेस की हार हो रही है। वहीं अब राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप भी नहीं लगा पा रही हैं, क्योंकि बिहार की जनता इस मुद्दे की हवा निकाल चुकी है। विपक्ष में रहते हुए राहुल गांधी सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा ही नहीं ढूंढ पा रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी अपने और अपने परिवार के लिए नहीं, देश हित के बारे में सोचते हैं। महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ाने के लिए महिला आरक्षण बिल लाया गया है। दर्शकों, हमारे पारंपरिक मूल्य बताते हैं कि कोई भी समाज तभी प्रगति करता है जब माताओं बहनों को आगे बढ़ने के ज्यादा से ज्यादा मौके मिलते हैं। यही सोच के साथ बीते 11 वर्षों में महिला सशक्तिकरण के लिए एक अनुकूल माहौल तैयार करने पर जोर दिया गया। इसके लिए सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किए गए। शिक्षा तक बढ़ती पहुंच, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, वित्तीय समावेश में बढ़ोतरी और बुनियादी सुविधाओं तक बेहतर पहुंच ने आर्थिक और सामाजिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी को मजबूती दी है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना केवल प्रतिनिधित्व का विषय नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र को अधिक संवेदनशील, अधिक संतुलित और अधिक उत्तरदायी बनाने का प्रयास है। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मोदी सरकार लंबे समय तक खामोश रहने के बाद अचानक महिला आरक्षण के मुद्दे पर सक्रिय हो गई है, जबकि इस संबंध में विपक्ष को अब तक कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं दिया गया है। उन्होंने बताया कि 16 से 18 अप्रैल के बीच संसद की बैठक बुलाई जा रही है, जिसमें सरकार लोकसभा और विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराना चाहती है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ये कदम आगामी विधानसभा चुनाव में राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से उठा रही है। खड़गे ने कहा कि सरकार की योजना महिला आरक्षण को 2029 के चुनाव से लागू करने की है। साथ ही लोकसभा की सीटों को 543 से बढ़ाकर 816 करने और राज्यों की विधानसभाओं में भी इसी अनुपात में वृद्धि का प्रस्ताव है। वहीं कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि परिसीमन के इन प्रस्तावों से दूरगामी और गंभीर परिणाम हो सकते हैं, इसलिए इस पर व्यापक और गहन चर्चा जरूरी है। दर्शकों, महिला आरक्षण बिल आने की टाइमिंग को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है, लेकिन आप दर्शक इस बिल के समर्थन में हैं तो कमेंट में यस और वी सपोर्ट पीएम मोदी जरूर लिखें, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग पीएम मोदी के साथ है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसे भरोसा पत्र नाम दिया गया है। कोलकाता में गृह मंत्री अमित शाह ने इसे लॉन्च करते हुए बड़े ऐलान किए। अमित शाह ने भरोसा दिलाया कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही 6 महीने के भीतर यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू किया जाएगा और डायरेक्ट डिलीट और डिपोर्ट की नीति अपनाकर एक एक घुसपैठिए को राज्य से बाहर निकाला जाएगा। अमित शाह ने बंगाल की जनता को संबोधित करते हुए कहा है कि घुसपैठिए की वजह से बंगाल का अस्तित्व खतरे में है। उन्होंने वादा किया कि भाजपा की सरकार बनने पर घुसपैठियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। अमित शाह ने कहा कि आप एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाइए, हम चुन चुनकर एक एक घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे और बंगाल के साथ साथ पूरे देश को सुरक्षित करेंगे। वहीं पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अब कन्हैया कुमार के गुजरात को लेकर दिए गए बयान को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। इस चुनावी माहौल में बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के नेता अपने बयानों के जरिए गुजरातियों का अपमान कर रहे हैं और जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बीजेपी ने सवाल उठाया है कि पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरातियों को अनपढ़ कहा और अब एक और दूसरे कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार भी असम जाकर गुजरात के लोगों का अपमान करते हैं और बोलते हैं कि ये घुसपैठिए हैं। चुनावी माहौल के बीच इस मुद्दे ने नया विवाद खड़ा कर दिया है और आने वाले दिनों में ये मुद्दा और भी तूल पकड़ सकता है। वहीं तेलंगाना हाई कोर्ट ने कांग्रेस के नेता पवन खेरा को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा द्वारा दर्ज कराए गए मामले में 1 सप्ताह की अग्रिम जमानत दे दी है। जस्टिस के सुजाना की एकल पीठ ने यह राहत दी और खेरा को 1 हफ्ते का समय दिया कि वे उचित फोरम में नियमित अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल करें। अदालत ने खेरा के वकील की ज्यादा समय मांग की याचिका को खारिज कर दी। वहीं हिंदू विरोधी पत्रकार राना अयूब के पोस्ट को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और केंद्र सरकार के बीच दिल्ली हाईकोर्ट में बहस छिड़ी।
केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में साफ कहा है कि एक्स को भारत में मिलने वाला कानूनी संरक्षण अब खत्म कर देना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि बार बार नोटिस भेजने के बावजूद एक्स ने पत्रकार राना अयूब के उन ट्वीट्स को नहीं हटाया जिन्हें कोर्ट ने अपमानजनक और सांप्रदायिक माना है। दर्शकों, एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी जिसका नारा रहा है लड़की हूं लड़ सकती हूं, लेकिन उसने कभी भी लड़कियों महिलाओं की इज्जत को समाज में उछालने में कोई शर्म नहीं की। पार्टी के नेता कभी सोशल मीडिया पर तो कभी किसी इंटरव्यू में नारी का मजाक ही उड़ाते हैं। एक बार फिर कांग्रेस का फर्जीवाड़ा बेनकाब हो गया। दरअसल कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एबीपी न्यूज की एंकर और पत्रकार चित्रा त्रिपाठी का एक वीडियो शेयर करते हुए न सिर्फ उनका अपमान किया, बल्कि सच्चाई सामने आने के बावजूद अपने पोस्ट को डिलीट नहीं किया। एक फेक वीडियो में कथित तौर पर चित्रा कहती दिखती हैं कि बलूचिस्तान को देखिए, खैबर पख्तूनख्वा को देखिए। इस पर पाकिस्तानी कहता है, चित्रा जी, बलूचिस्तान को देखने के लिए जनरल आसिफ मुनीर काफी हैं। मैं तो सिर्फ आपको ही देखूंगा आज। अगर मेरी नजरें आपसे हटी तो 50 किलो मेकअप जो आप अपने चेहरे पर थोप के आई हैं, उसका क्या फायदा? इस पर चित्रा कहती है कि मेकअप पर टिप्पणी मत करिए, आपके पाकिस्तान में भी खातूनें करती हैं मेकअप। तो पाकिस्तानी कहता है कि बिल्कुल पाकिस्तानी औरतें मेकअप करती हैं, मगर अपने खर्चे से। आपके मेकअप का खर्चा तो पीएम मोदी जी देते हैं। इस वीडियो को एक्स पर शेयर कर रागिनी नायक ने लिखा कि चित्रा, मेरे मेकअप पर टिप्पणी मत करिए, पाकिस्तानी खातूनें भी मेकअप करती हैं। पाक पैनलिस्ट, बिल्कुल पाकिस्तानी औरतें मेकअप करती हैं, पर अपने खर्चे पर। आपके मेकअप का खर्चा मोदी जी का है ना। पाकिस्तानियों को शो पर बुलाकर उनके हाथों यूं जलील होने की क्या मजबूरी है भला। वहीं अगले ही ट्वीट में रागिनी नायक ने लिखा कि अब चित्रा त्रिपाठी कह रही हैं कि ये वीडियो फेक है। चलिए, अच्छा है, ऐसी बेइज्जती तो भगवान दुश्मन को भी ना करवाए। सोचने वाली बात यह है कि अगर चित्रा ने ये पुष्टि कर दी कि वीडियो फेक है और रागिनी ये मान भी रही हैं, तो फिर भी उन्होंने अपना पोस्ट क्यों नहीं हटाया? दरअसल उनका असल मुद्दा तो केवल एक महिला का मजाक उड़ाना था, बेइज्जती करना था। वो भी तब जब बेइज्जती कर रहा व्यक्ति पाकिस्तानी जैसे आतंकी देश का हो। साफ समझा जा सकता है कि नारीवाद के नाम पर चिल्लाने वाली इस पार्टी के नेताओं की मानसिकता क्या है। इन्होंने ये बातें एक फर्जी वीडियो पर बोली हैं, यानी इन्हें प्रामाणिकता से लेना देना नहीं होता। पाकिस्तान ही अगर इनके मतलब की बात कर देगा तो ये उसे कोट करके भारतीयों का मजाक उड़ाने लगेंगे। वहीं रागिनी नायक के अलावा कांग्रेस नेत्री अलका लांबा ने भी एक्स पर वही वीडियो शेयर करते हुए लिखा था, ये चित्रा की क्या मजबूरी होगी जो पाकिस्तान के लोगों को अपने चैनल और शो पर बुलाकर चर्चा करवा रही हैं और यूं उनके हाथों जलील हो रही हैं। वहीं अलका लांबा की पोस्ट पर जवाब देते हुए चित्रा त्रिपाठी ने लिखा, अलका लांबा जी, पाकिस्तान का यूट्यूबर अपने व्यूज बढ़ाने के लिए मेरे वीडियो में काट छांट करके फेक न्यूज तैयार करता है। आज तक कभी भी ये व्यक्ति मेरे शो का हिस्सा नहीं रहा। चित्रा ने आगे लिखा कि हैरानी होती है कि कांग्रेस के बड़े पद पर बैठी महिला एक न्यूज एंकर के पीछे पड़ जाए। आप लगातार मेरे ऊपर टिप्पणी करती हैं और मैं इग्नोर करती हूं, मगर मैडम, पाकिस्तानी फेक न्यूज के एजेंडे में मत पड़िए। पाकिस्तान से आपकी मोहब्बत आपका ही नुकसान करेगी। वहीं इससे पहले बीजेपी की ओर से हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से अभिनेत्री कंगना रनौत को टिकट मिलने के बाद उनके खिलाफ भी अभद्र टिप्पणियों की बाढ़ आ गई थी। सुप्रिया श्रीनेत के अकाउंट से लिखा गया था, क्या भाव चल रहा है मंडी में, कोई बताएगा? ये पोस्ट भी श्रीनेत के अकाउंट से हटा दिया गया। इस पर सुप्रिया श्रीनेत ने सफाई दी थी कि उनके फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट को किसी और का एक्सेस मिला था और उसने ये पोस्ट किया था। उन्होंने कहा कि वो ऐसा पोस्ट कभी नहीं करती। वहीं अब जिस तरह से पाकिस्तान से आए फेक वीडियो का सहारा लेकर कांग्रेस के लोग देश की जानी मानी वरिष्ठ एंकर चित्रा त्रिपाठी को टारगेट कर रहे हैं, उससे ये साफ है कि कांग्रेस के लिए महिलाओं का सम्मान और लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा सिर्फ कहने की बातें रही हैं। असल में उन्हें सिर्फ अपने राजनीतिक फायदों से मतलब रहा है। लेकिन ऐसे बयान देकर पार्टी के नेता राहुल गांधी की ही चिंता बढ़ी है। वहीं इन मामलों पर चुप रहकर राहुल गांधी भी सवालों के घेरे में हैं। वो अपने नेताओं के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई करते? 2029 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को हरा पाना विपक्ष के लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। यही वजह है कि कांग्रेस में खलबली मची हुई है। एक के बाद एक पीएम मोदी जो फैसला ले रहे हैं, उससे विपक्ष का हाल बुरा होता जा रहा है, तो वहीं बीजेपी और भी ज्यादा मजबूत होती जा रही है और देश के लोगों का भरोसा पीएम मोदी पर बढ़ता जा रहा है। एक तरफ तो पहले ही देश भर में हो रहे एसआईआर की वजह से अवैध वोटरों पर स्ट्राइक हो रही है। जो बांग्लादेशी घुसपैठिए देश में घुसकर अवैध तरीके से वोटर कार्ड बनवा कर मतदान करते हैं, उन्हें वोटर लिस्ट से बाहर किया जा रहा है। ऐसे में एसआईआर की वजह से बीजेपी को 2029 के विधानसभा चुनावों में फायदा हो सकता है।
वहीं अब पीएम मोदी ने एक और बड़ा बम फोड़ दिया है। दर्शकों, 21वीं सदी की विकास यात्रा में हमारा भारत एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण की ओर आगे बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में हम अपने लोकतंत्र को और मजबूत करने वाली एक बड़ी पहल के साक्षी बनने वाले हैं। ये एक ऐसा अवसर है जब समानता, समावेशन और जन भागीदारी के प्रति हमारी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता एक नए रूप में सामने आएगी। ये एक ऐसा समय है जब हमारे देश की संसद को एक महत्वपूर्ण दायित्व निभाना है। उसे ऐसा कदम आगे बढ़ाना है जो हमारे लोकतंत्र को ज्यादा व्यापक और अधिक प्रातिनिधिक बनाए। संसद का ये निर्णय महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को नई शक्ति देगा और लोकसभा और विचारधाराओं जैसी संस्थाओं में उनका उचित स्थान सुनिश्चित करेगा। इसकी प्रेरणादायी अवसरों के बीच 16 अप्रैल को संसद की ऐतिहासिक बैठक होगी। महिला आरक्षण को लागू करने से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा के बाद उसे पारित कराने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया है। इसे सिर्फ एक विधायी प्रक्रिया कहना इसके महत्व को कम करके आंकना है। ये भारतवर्ष की करोड़ों महिलाओं की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। हमारी नारी शक्ति देश की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने राष्ट्र निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दिया है। आज देश के हर सेक्टर में नारी शक्ति मिसाल बन रही है। आज हर क्षेत्र में महिलाएं अपनी सशक्त पहचान बना रही हैं। हमारी माताएं, बहनें और बेटियां देश की प्रगति में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। लेकिन ये भी सच्चाई है कि इन सारे प्रयासों के बावजूद भी राजनीति और विधायी संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व समाज में उनकी भूमिका के अनुरूप ही रहा है। पिछले कई दशकों में लोकतांत्रिक संस्थाओं में महिलाओं को उनका उचित स्थान दिलाने के लिए बार बार प्रयास हुए हैं, लेकिन अब जाकर प्रधानमंत्री मोदी देश की महिलाओं को राजनीति और विधायी संस्थाओं में उन्हें उनका उचित हक दे रही हैं। लेकिन इस बिल पर भी कांग्रेस पीएम मोदी पर निशाना साध रही है। कांग्रेस ने महिला आरक्षण विधेयक के कार्यान्वयन में कथित देरी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया में लेख लिखना शुरू कर दिया है ताकि वो खुद को 2029 से लोकसभा और विधानसभा में महिला आरक्षण का अकेला चैंपियन बता सकें। लेकिन उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को भारत की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। जयराम रमेश ने कहा कि जब 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया था, तब भारत राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसकी मांग की थी और इसे 2024 से ही लागू किया जाए। लेकिन ये प्रधानमंत्री को स्वीकार नहीं था, जिन्होंने आरक्षण को परिसीमन और जनगणना की प्रक्रियाओं पर निर्भर बना दिया, जिन्हें वो स्वयं समय पर करवा नहीं पाए और वर्षों तक टालते रहे। महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष का रुख विरोधाभासी है। कांग्रेस पहले तुरंत लागू करने की मांग कर रही थी, लेकिन अब प्रोसेस से जुड़ी आपत्तियां उठा रही है। वहीं कई विपक्षी पार्टियां लागू करने के समय पर सवाल उठा रही हैं। इसके विपरीत सरकार का कहना है कि ये सही सलाह मशवरा करके आगे बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर आम सहमति बनाना चाहती है। वहीं महिला आरक्षण अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की जानी है। इसे 2029 के लोकसभा चुनावों से लागू करने का लक्ष्य है। सरकार का तर्क है कि सीटों की संख्या बढ़ाकर 816 करने से महिलाओं के लिए 272 से ज्यादा सीटें सुनिश्चित हो सकेंगी, जिससे पुरुषों की वर्तमान सीटों पर भी बड़ा असर नहीं पड़ेगा। वहीं कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इस परिसीमन पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश और दक्षिण भारतीय राज्यों के मुख्यमंत्रियों का आरोप है कि जनसंख्या के आधार पर होने वाले इस परिसीमन से दक्षिण भारतीय राज्यों को नुकसान होगा। कांग्रेस और दक्षिण का तर्क है कि दक्षिणी राज्यों ने जनसभा नियंत्रण में बेहतर काम किया है, लेकिन अब उन्हें कम सीटें मिलने की सजा दी जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनुमान है कि दक्षिण के 5 राज्यों को केवल 66 सीटों का फायदा होगा, जबकि उत्तर भारत के राज्यों को लगभग 200 सीटों का लाभ मिलेगा। 816 सीटों वाली लोकसभा में बहुमत का आंकड़ा 409 होगा। विपक्ष का डर है कि उत्तर भारत के राज्यों यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि की कुल 471 संभावित सीटों के दम पर कोई भी दल दक्षिण भारत को नजरअंदाज करके केंद्र में सरकार बना सकता है। सब जानते हैं कि उत्तर भारत में बीजेपी काफी मजबूत है। ऐसे में कांग्रेस और विपक्ष को डर है कि महिला आरक्षण और लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ने के अलावा एसआईआर की वजह से अवैध वोटरों के वोटर लिस्ट से बाहर होने के बाद 2029 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को हरा पाना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा।
दर्शकों, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को भेज दिया है। ये कदम उन्होंने तब उठाया जब वे एक बड़े कैश विवाद कांड में फंसे हुए हैं। फिलहाल उनके खिलाफ लगे गंभीर आरोपों की आंतरिक जांच चल रही है। जस्टिस यशवंत वर्मा उस समय चर्चा में आए जब दिल्ली स्थित उनके आवास पर भारी मात्रा में जला हुआ कैश बरामद हुआ था। इस घटना के बाद हड़कंप मच गया और उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर सवाल खड़े हो गए। इसी विवाद के चलते उनका दिल्ली हाईकोर्ट से वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट तबादला कर दिया गया। जस्टिस वर्मा ने 5 अप्रैल 2025 को शपथ ली थी, लेकिन कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उन्होंने पद छोड़ दिया। वहीं घर पर कैश मिलने के मामले में फंसे जस्टिस वर्मा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं भी दायर की गई थी, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। अब उनके खिलाफ संसद में महाभियोग चलाने की तैयारी चल रही थी। इसके लिए बाकायदा कमेटी भी बनाई गई थी। प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही जस्टिस वर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफा देने से पहले ही कई न्यायिक प्रतिक्रिया हुई। जस्टिस वर्मा को कहीं से भी राहत नहीं मिली थी। आखिर अब जाकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वहीं वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ संसद में चलाए जा रहे महाभियोग का जमकर विरोध किया था। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा था कि विपक्ष को जस्टिस यशवंत वर्मा पर महाभियोग चलाने से सरकार के किसी भी कदम का तब तक समर्थन नहीं करना चाहिए जब तक कि जस्टिस शेखर यादव की सांप्रदायिक टिप्पणियों के लिए उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया के तहत कोई जांच शुरू नहीं हो जाती। संसद में जस्टिस वर्मा का बचाव करने और उनकी तारीफ करने के अलावा कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में भी उनका पक्ष रखा था। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में ये दलील दी थी कि किसी मौजूदा हाईकोर्ट जज के आउट हाउस में कैश मिलना इस बात का सबूत नहीं है कि उन्होंने कोई दुराचार या साबित अक्षमता दिखाई है। यही वो आधार है जिनके तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत किसी जज को उनके पद से हटाया जा सके। उस वक्त जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की बेंच जस्टिस यशवंत द्वारा दायर एक रीट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, लेकिन जस्टिस वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी जस्टिस वर्मा की याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष द्वारा गठित जांच समिति की वैधता को चुनौती दी थी। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस SC शर्मा की पीठ ने स्पष्ट किया कि स्पीकर द्वारा सीमित का गठन पूरी तरह से वैध है और इसमें कोई भी कानूनी त्रुटि नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि संवैधानिक सुरक्षा का अर्थ ये नहीं कि न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया ही ठप पड़ जाए। वहीं अब सारे रास्ते बंद होने और संसद में महाभियोग की कार्रवाई होने से पहले ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट MS न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें